Hello everyone, welcome to Civil Services with Zaki. I'm your mentor, Zaki sir. First of all, heartiest congratulations to every aspirant who successfully cleared the Civil Services Prelims 2026. And as you know, this year exam prelims is very tough, but it is not your destination, and the real battle begins for mains. So mains is the mains examination. So once again, congratulations, and your every day, every time, and every single hour is very significant for the mains examination. As you know, the civil services examinations schedule released by Union Public Service Commission. As you know, these sessions will be both in English and Hindi. तो आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज विद जकी में, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद जो आपने इसमें क्लियर किया है। और ये आपका एक गंतव्य नहीं है, रुकने का जगह नहीं है, मंजिल नहीं है अभी आपका, ये एक रास्ता है, एक सफर है जिसमें आपने एक गेट पूरा किया है। हमें बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आया, आप लोग खुद जानते हैं, आपके कुछ साथी इस बार क्रैक किए और बहुत साथी इसमें जो नहीं क्रैक किए उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा मेंस के स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इसमें आप जरूर अंत तक रहिएगा। और खास करके इसमें जैसा कि अभी आप जानते हैं, इसमें हमारा शेड्यूल जारी हो चुका है। सो नाउ वी डिस्कस द शेड्यूल। सो एज यू नो, योर एग्जाम will be start on 21st August and end on 30th August. So basically we will discuss my topic, and as you know my topic is related to the geography, ecology, environment and science. So first of all we start with the geography. So your geography paper, basically paper second and general studies paper first will start on 22nd August on Saturday, and after that your paper third, basically paper fourth and GS paper third, here GS paper third start on 23rd August. So this is our official schedule for the civil services examination. Now we start with the GS paper first, which means geography. So in this paper we will discuss various strategy regarding the civil services mains examination. तो इसमें हम लोग सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हमने 6 ईयर का रखा है, 2020 से, मतलब 2020 से लेकर 2025 तक का। तो टोटल आप देखेंगे इसमें जो टॉपिक हम देखेंगे, इसमें ट्रेंड एंड एनालिसिस पे देखेंगे। दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे की शिफ्ट, यानी शिफ्ट किस तरह से हो रहा है, यानी आप देखेंगे कि 2020 में क्या था और 2025 में क्या चेंजेस आए, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे फ्रीक्वेंटली रिपीटेड थीम। तो रिपीटेड थीम और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है या उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। एंड अनदर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ज्योग्राफी। तो इसमें हम फोकस करेंगे ज्योग्राफी। आप जानते हैं जो पेपर फर्स्ट है उसमें हिस्ट्री है, कल्चर है, सोसाइटी है और ज्योग्राफी है। तो इसमें हम देखेंगे जो ज्योग्राफी है हमारा, इसका वेटेज और किस तरह से, उसके बाद उसी तरह से देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 मेंस, यानी मेंस में जो ज्योग्राफी में आने वाला है उसमें हम देंगे जो मेन आपके थीम्स है, उसमें से हर थीम्स में से कम मैंने 5 से 6 क्वेश्चन इसमें गेस किया है, और जो काफी इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है और ये ज्यादा संभावना आने का। उसके अलावा हम देखेंगे
कि स्मार्ट आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी। हम लोग स्मार्ट आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी, सो व्हाट इज द स्मार्ट answer writing strategy and how we can explain the examine, evaluate and all other words. So we discuss all other words in this section and another उसको हम देखेंगे। उसी तरह से common mistakes. So what are the common mistakes made by the civil services aspirant in mains examination? So real battle began with the mains examinations. Mains is the mains. तो जैसा कि हम जानते हैं असली लड़ाई जो आपकी कंपटीशन की शुरू होती है ये मेंस एग्जाम में शुरू होती है। तो हम लोग इसमें ये जो कॉमन मिस्टेक है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारा मोस्ट प्रोबेबल राइटिंग स्ट्रेटेजी, तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर first 26 year analysis. So we see the shift. Basically focus area, as you know, the first Indian heritage, culture, history, society and geography. So basically we focused here on geography. तो हमने यहाँ सिर्फ ज्योग्राफी पे फोकस करने की कोशिश की है। तो इसमें हम देखेंगे पहला की शिफ्ट किस तरह से हो रहा है। और दिस की शिफ्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज इफ यू सी फ्रॉम 2020 more factual and static. So in previous year means before 2020 questions are more static and factual, यानी फैक्ट पे आधारित होता था, डायनेमिक नहीं होता था। लेकिन अब आप देखेंगे किस तरह से चेंज होते हुए डायनेमिक और फैक्चुअल से थोड़ा सा बियॉन्ड हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2022 और 23 में हम लोग देखेंगे कि ये एनालिटिकल थी, मतलब एनालिटिकल तरीके से हो रहा है। इसमें आपको विश्लेषण करने की तरफ थोड़ी झुकाव है, जिसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लीजिए तो ग्लोबलाइजेशन है, अर्बन पॉवर्टी है, सोशल जस्टिस है, क्लाइमेट चेंज और उसके इंपैक्ट क्या पड़ रहे हैं इस पे आया है। उसी तरह से देखेंगे तो अब हम लेटेस्ट ट्रेंड देखेंगे 2024 एंड 2025। सो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन ज्योग्राफी। सो in these recent year geography gained more weightage in the paper first. तो पेपर फर्स्ट में हम देखेंगे ज्योग्राफी का ज्यादा वेटेज बढ़ रहा है। तकरीबन हम देखेंगे कि 36% है ना, 36% आपका हो रहा है। और इसमें जो आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज, इथोस है, पॉवर्टी है, ये सारी चीजें जो ज्योग्राफी से आप देखिए, ज्योग्राफी सोसाइटी से भी लिंक आपका हो जाता है। सो ऑल सब्जेक्ट लिंक टुगेदर इच अदर। So more analytical question and more analytical question and more comprehensive need analysis. So analytical and comprehensive questions. So and basically these recent trend shift toward the technology driven question. So let's we also see, तो हम लोग इसको देखेंगे कैसा है। तो नंबर एक में डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम देखते हैं कि 2025 से किस तरह के क्वेश्चन थे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन। ये काफी मेहनत से मैंने बनाया, जैसा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया है। आज आपका 9 अगस्त है और आपके पास अब टाइम भी 10 दिन के लगभग है, लेकिन ये 10 दिन में मैं काफी आपको देने वाला हूं। तो ये आपके, तो इसमें आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पहला हम देखेंगे तो ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी लगभग 8 क्वेश्चन 90 मार्क का, मतलब 19 मार्क आ रहे हैं एक क्वेश्चन है, तो ये काफी वेटेज मार्क है। फिर सोसाइटी और ये हिस्ट्री कल्चर को चलिए इसको हम स्किप करते हुए चलते हैं। और अब देखते हैं जो ट्रेंड है हमारा 2020 से लेकर 2025 के बीच में क्या ट्रेंड ज्योग्राफी का रहा है। तो इस तरह से आप देखिए, इसमें आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने यहाँ क्लाइमेटोलॉजी से शुरू किया है और इस तरह से। तो क्लाइमेटोलॉजी अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन, रिसोर्स एंड एनर्जी 13, जियोमॉर्फोलॉजी 12, क्लाइमेट चेंज 11, ओशेनोग्राफी 8, डिजास्टर मैनेजमेंट 7, वाटर रिसोर्सेस एंड पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट। सो यू मस्ट फोकस ऑन दीज टॉप 3 टॉपिक: क्लाइमेटोलॉजी, रिसोर्स एंड एनर्जी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। सो दीज 4 टॉपिक आर द वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये 4 टॉपिक जो है कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी के लिए। तो चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे एनालिसिस के दौरान नजर आया, जो बार बार रिपीट होते। तो रिपीटेड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन।
तो मॉनसून एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, यानी जो मॉनसून हो रहा है किस तरह से इरेटिक हो रहा है, इस पे अक्सर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। रिवर सिस्टम एंड वाटर स्ट्रेस, जो हमारा रिवर सिस्टम है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, इस पे अक्सर आ रहे हैं। उसी तरह से एनर्जी रिसोर्सेस, सोलर, विंड, कोल, किस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, इस पे हम लोग देखेंगे। उसी तरह से डिजास्टर प्रोन रीजन, जैसे कि हिमालयन है, कोस्टल जोन है, जो हिमालयन फ्रीजाइल है, उसी तरह से कोस्टल में सी लेवल राइज का क्या हो रहा है, उस पर भी हम लोग देखेंगे। उसी तरह से अर्बनाइजेशन एंड पॉल्यूशन, किस तरह से शहरों में पॉल्यूशन हो रहा है, किस तरह से अर्बनाइजेशन है, इस पे भी बात हम लोग करेंगे। तो ये सारी चीजें थी। तो अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्योग्राफी का है, तो क्या क्या है। तो इसमें हमने तीन रखा, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, फिजिकल, ह्यूमन और इकोनॉमिक, ये तीन मेजर पोर्शन है ज्योग्राफी का। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम देखेंगे तो मॉनसून पे हम लोग फोकस करेंगे। उसी तरह से क्लाइमेट चेंज है, ओशन करंट है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, और जियोमॉर्फोलॉजी। तो चार इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे मॉनसून, इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे मॉनसून, क्लाइमेट चेंज, ओशन करंट, और ये चार शब्द है। फोर टॉपिक आर वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये चार टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली अर्बनाइजेशन, जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है उसकी बात हम लोग करते हैं। उसी तरह से माइग्रेशन, उसी तरह से हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसी तरह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी तीन है, वाटर रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस और मिनरल रिसोर्सेस। खास करके इसमें आप देखेंगे तो वाटर रिसोर्सेस की बात करेंगे कि किस तरह से हमारा इकोनॉमी ज्योग्राफी में काम आता है। उसी तरह से एनर्जी रिसोर्सेस, किस तरह से एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, और उसी तरह से ये सब एक दूसरे से लिंक है। आप देखेंगे तो जैसे मिनरल रिसोर्सेस है, तो इसमें REE, रेयर अर्थ एलिमेंट, ये सब हम लोग देखेंगे कि ये सब काफी इंपॉर्टेंट आने वाला है आपके एग्जाम में। तो चलिए इसमें हम लोग हाई जो प्रोबेबिलिटी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हम PDF में बना हुआ है। ऑल दीज टॉपिक आर अवेलेबल इन PDF. If you want to these all topic always, please write in the comment box, and also you can व्हाट्सएप मी ऑन द फॉलोइंग नंबर। तो ये जो नीचे नंबर आ रहे हैं उस पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करके ये सारे जो अभी आपको क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको हम तेजी में स्किप करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये हम इसलिए रिकॉर्ड दे रहे हैं कि जब देखिए कि आपके क्वेश्चन आते, आपने देखा पीटी में किस तरह से हमारा गेस काम किया, और आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों को क्रैक भी किए, ये बहुत खुशी हुई हमें। और दूसरा कि ये मेंस के जो क्वेश्चन है ये भी आपको जब ओरिजिनल आएंगे अब तब हम कंपेयर करके आपको उसका भी एनालिसिस देंगे। तो इसीलिए ये रिकॉर्डिंग है। तो बस थोड़ा सा पहला मॉनसून पे 15 मार्क्स का हम देखते हैं। जैसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिव वेरिएबिलिटी इन इंडियन समर, किस तरह से वेरी कर रहा है। आप देख रहे हैं नेपाल में बारिश हो रही है इस तरह से, तो इस पे है। इसको हिंदी में हम इस तरह से कहेंगे, भारतीय मानसून जो ग्रीष्मकालीन है, अनिश्चितता के लिए जिम्मेदार कारकों की चर्चा करें। और इसमें जो है दूसरा देखेंगे हम लोग, मानसून इज बिकमिंग ओवरेटिक देन वीक, यानी अनियमित हो रहा है कमजोर होने के बजाय। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, इसको भी हम लोग देखेंगे, यानी इसकी आलोचनात्मक, यानी मानसून कमजोर होने के बजाय ज्यादा अनियमित होता जा रहा है, इस पे भी हम लोग ये फोकस करेंगे, तो इसको भी देखेंगे। उसी तरह से इवेलुएट द इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन मानसून फ्लडिंग, जो मानसून में फ्लड होता है किस तरह से अर्बनाइजेशन पे होता है, इस पे हम लोगों ने आपके चर्चा भी किया कई बार क्लास में। आप लोग को याद होगा कि किस तरह से अर्बनाइजेशन को जो अनप्लान्ड वे में करते हैं तो किस तरह से वो ये होता है। तो इसको भी भारतीय शहरों में मानसून के दौरान आने वाली बाढ़ पे इस पे हम लोग करेंगे। उसी तरह से ये 15 मार्क का, ये 10 मार्क का है। तो 10 मार्क का मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये 6 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन से। तो these 6 क्वेश्चन है, ये हाउ डज द इंडियन मानसून इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें हैं। इसको बस स्किप करते हुए चलते हैं, क्योंकि टाइम हम आपका नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब ये PDF में आप लोग को हम भेज देंगे। आप लोग नीचे जरूर कमेंट करें, या नहीं तो जो मैंने बताया है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ये सारे PDF आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उसी तरह से हम क्लाइमेट चेंज पे देते हैं। क्लाइमेट चेंज पे भी मैंने दिया है पहला, क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर एन इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बट ऑल्सो अ डेवलपमेंटल इश्यू।
अब देखिए जो भी क्लाइमेट चेंज है ये डेवलपमेंटल इश्यू से जुड़ जाता है। अभी देखेंगे उत्तराखंड वाला जो मामला, वो बहुत सारे ऐसे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। अभी लॉस एंड डैमेज फंड जो बना उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। उसी तरह से एसेस द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडियन फूड सिक्योरिटी। जो हमारा फूड सिक्योरिटी है यानी कि खाद्य सुरक्षा है, उस पर जलवायु प्रभाव का क्या आकलन हो रहा है। ये 15 मार्क के हैं, 15 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे 10 मार्क्स में व्हाट आर द कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट क्या है, डिस्कस देयर पोटेंशियल एंड लिमिटेशन। कार्बन मार्केट पे हमारा वीडियो भी आपने देखा होगा। उसी तरह से डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाइमेट रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। खास करके जो जलवायु अनुकूल जो आधारभूत या मूलभूत संरचना है उस पर हम किस तरह से करेंगे, उस पे ये। उसी तरह से हम लोग देखेंगे क्लाइमेट जस्टिस क्या है, यानी जलवायु न्याय आप इसको कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता में इसकी क्या प्रासंगिकता है, ये क्लाइमेट जस्टिस पे भी हमने क्लास में किया है बात, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओशन करंट। ओशन करंट जो मैंने बताया था, 4 हमने इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में रखा था ओशन करंट। उसके बाद फिर हम जियोमॉर्फोलॉजी पे भी देखेंगे। तो उसमें हाउ डज ओशन करंट इन्फ्लुएंस द फिशरीज, मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड कोस्टल इकोनॉमी। इसमें भी हम लोग देखेंगे यानी कि किस तरह से प्रभावित करती है महासागरीय धाराएं। उसी तरह एक्सप्लेन द काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मरीन हीट वेव। मरीन हीट वेव भी बड़ी तेजी से आया है, आप देखेंगे किस तरह से यूरोप वगैरह हो रहा है उसमें। तो समुद्री हीट वेव आप कह सकते हैं। और उसमें डू चेंजिंग ओशन टेम्परेचर इफेक्ट साइक्लोन ओवर इंडिया एंड ओशन, हाउ डू। तो किस तरह से, जैसे कि आप देखेंगे तो अरेबियन सी में अब ज्यादा साइक्लोन आ रहे, क्यों आ रहे हैं, तो किस तरह से टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उससे साइक्लोन में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इस पे भी क्वेश्चन आएंगे। तो उसी तरह से फिर उस तरह से ये 10 मार्क के क्वेश्चन। आप 10 मार्क के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं डिस्कस द रोल ऑफ ओशन करंट इन रेगुलेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट। किस तरह से ओशन करंट रेगुलेट, खास करके हमने आपको एएमसी जो अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग करंट के बारे में बताया था, वो सारी चीजें इसमें आ सकता है। उसी तरह से हम देखेंगे तो इसको हिंदी में वैश्विक जलवायु को नियंत्रित, हिंदी भी हमने दे दिया है, तो आप इसमें जो हमारा पीडीएफ है उसमें हिंदी में भी ये मौजूद होगा। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। उसी तरह से थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पे भी आ सकता है। उसी तरह से डिस्कस द रोल ऑफ ओशन करंट इन ग्लोबल वेदर सिस्टम। जो ग्लोबल वेदर सिस्टम है उस पे भी हम देखेंगे कि क्या क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन पे हम लोग देखेंगे। तो ये तो ओशन हो गया। अब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पे आते हैं, जिसको भूआकृति विज्ञान। खास करके इसमें एक्सप्लेन द टेक्टोनिक प्रोसेस एंड द इवोल्यूशन ऑफ हिमालय। हिमालय की इवोल्यूशन का भी नए नए बहुत सारी थ्योरियां हैं जो मैंने आपको बताया था, तो इन सब में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। हिमालय के विकास में टेक्टोनिक प्रक्रियाओं की भूमिका को समझा। हाउ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी अल्टर्ड द जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे कि आप देखिएगा तो जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है उसको इंसानी गतिविधि किस तरह से रोक सकता है, जैसे मानवीय गतिविधि भूआकृति को कैसे प्रभावित करता है। अभी आप उत्तराखंड जाइए किस तरह से प्रभावित किया है, तो इसका एग्जाम्पल ढेर सारे आपको इंडिया में मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी तरह से एग्जामिन द काउजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड, इसके मैंने पिछले बार भी किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है भूस्खलन, उसका कारण और परिणाम भी आपको देना है। अब 10 मार्क में देखेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजिकल जो है आपको रिवर टेरेस जो होता है, जो मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी में बताया था, जिसको नदी वेदिका कहते हैं। उसी तरह से जियोमॉर्फोलॉजी सेटिंग इंडिया ड्रेनेज सिस्टम, भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में। उसी तरह से देखेंगे डिस्कस द जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर एसोसिएटेड विद द ग्लेशियर। ग्लेशियर से जो इस तरह से मैंने तकरीबन इसमें मैंने ज्योग्राफी में 6 दिया, बाकी सब में 4 से 5 आप लोगों को गेस करके दिया है। आगे चलते हैं हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अर्बनाइजेशन में देखिए, अर्बनाइजेशन में 15 मार्क का आप ये दे सकते हैं। जो रैपिड अर्बनाइजेशन है हमारा, उससे जो है जो हमारा एडिक्वेट प्लानिंग नहीं होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती है, इस पे भी आपको मेजर्स देना है, यानी कम से कम उसको देना है इस तरह से। उसी तरह से हम देखेंगे तो अर्बन फ्लड जो है काफी तेजी से, आपने देखा होगा कि हल्की सी बारिश होती है और पूरा एरिया डूब जाता है। खास करके आप दिल्ली का मुखर्जी नगर या उधर जाइए वजीराबाद तो पूरा डूब जाता है। तो इस तरह से, उसी तरह से आप देखेंगे तो भारतीय शहरों में बाढ़ की समस्या, हर शहर में आपको ये बाढ़ की समस्याएं नजर आएंगी, तो ये जो आ रही है इस पे भी। उसी तरह से डिस्कस द रोल ऑफ स्मार्ट सिटी इन द प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कैसे स्मार्ट सिटी का होगा। उसी तरह से टिकाऊ विकास में स्मार्ट सिटी पे हम लोग करेंगे। अब
10 मार्क में देखिए तो 10 मार्क में जो जो नए नए टर्म आए हैं उसको मैंने इसमें क्या, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये क्या है और ये क्यों आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, इसको भी आप देख सकते हैं। उसी तरह से अर्बन हीट आइलैंड के बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपको अर्बन हीट आइलैंड के बारे में। उसी तरह से आगे माइग्रेशन पे देखें तो जो माइग्रेशन जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कारण और परिणाम दोनों है, तो इस पे भी आपको ये है। उसी तरह से क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन, यानी क्लाइमेट रिलेटेड जो होता है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड जो क्लाइमेट यानी जलवायु जनित जो है, यानी कि आपका एरिया या आपका गांव डूब गया, बहुत सारे ऐसे हैं। आप देखेंगे कि कुछ रिवर्स जो ग्लेशियर पिघलने से उसकी इतनी बड़ी कि माजुली आइलैंड जो है वो भी पूरा कितना ये होगा, उस तरह से बहुत सारे ऐसे समुद्र के किनारे भी छोटे छोटे आइलैंड है जो डूब गया है, तो उस पर भी इस तरह से आप देख सकते हैं। उसी तरह से डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन इंडिया इकोनॉमिक सोसाइटी, यानी जो हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन है उस पर भी आप देख सकते हैं। अब 10 नंबर में इसमें ये क्वेश्चन है कि शहरी प्रवासन किस प्रकार सांस्कृतिक विविधता और संघर्षों को योगदान देता है। एक तो आप जाते हैं तो किस तरह से कल्चर डाइवर्सिटी हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो कॉन्फ्लिक्ट में भी बदल जाता है। सपोज साउथ वर्सेस नॉर्थ, बिहारी वर्सेस बंगाली, या बिहारी वर्सेस आपको महाराष्ट्री, तो इस तरह का जो जंग ये होता है, ये किस तरह से संघर्ष करता है। उसी तरह में आर्थिक परिवर्तन में आप ये देखिए, एक्सप्लेन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द रूरल अर्बन माइग्रेशन, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग आगे, तो इसमें देखिए, तो इसमें आप 15 मार्क में ये सारी चीजें, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आपको देखना है। उसी तरह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, तो ये सारे गेस है, ये मैंने दिया है। अब आगे एनालिसिस हम बताएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है और ये आप लोग को पीडीएफ में है, तो आप लोग अब रिसोर्सेज पे, तो पहला वाटर रिसोर्सेज, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वाटर रिसोर्सेज तो हमारा इंडिया में पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब ये हो गया कि एक तरफ तो काफी बाढ़ आ रहा है और एक तरफ सूखा से हम लोग जूझ रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है इस पे भी। उसी तरह से रिवर इंटरलिंकिंग है, इसके बारे में क्रिटिकली एग्जामिनेशन, तो इसको भी आप आलोचनात्मक तरीके से समीक्षा करें। उसी तरह से एक क्वेश्चन ये था, सॉरी, दुनिया भर में जल चक्र यानी जो हाइड्रोलॉजिकल जो होता है, ये किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में, खास करके इंडिया के वाटर रिसोर्स के बारे में, इसको हमको ध्यान से देखना है। आगे चलते हैं इसमें, तो 10 मार्क में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन पे है। उसी तरह से आप देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लेशियर स्टैटिक, उसी तरह से अर्बन फ्लड और अर्बन वाटर स्कार्सिटी दोनों पे आप अर्बन एरिया में पानी की कितनी दिक्कत है, इस पे भी ये सारी चीजें। अब हम लोग एनर्जी रिसोर्सेस पे आते हैं, खास करके ऊर्जा संसाधन पे। तो ऊर्जा संसाधन पे हम लोग देखेंगे तो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में है, जो मैंने आपको बताया था, और उसी तरह से जो इंडिया का न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है, उस पे भी चैलेंजेस है, खास करके जब इंडिया, जो हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है हमारा 2017 में हमारा 2017 में हमारा नेट जीरो होगा, तो उस पे भी इसमें हम देख सकते हैं। उसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको जरूर क्वेश्चन आएगा। तो उसमें इंडिया की इकोनॉमी में तो इसमें क्या चैलेंजेस है और उसके बारे में। उसी तरह से 10 मार्क में आप ये देख सकते हैं कि ऑफशोर में देख सकते हैं पवन ऊर्जा और ये सारी चीजें। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे मिनरल्स के बारे में, तो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में तो आप जानते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स जो है उसको 21वीं सदी का मिनरल्स या 31st सेंचुरी का न्यू ऑयल कहा जाता है। तो न्यू ऑयल कहा जाता है यानी नया तेल, जैसे पहले अभी देख रहे हैं अमेरिका तेल के लिए ईरान से लड़ रहा है, तो लेकिन अब वो खत्म होने वाला है, नया जमाना आने वाला है जहां आपको रिन्यूएबल एनर्जी होगा, और जब रिन्यूएबल एनर्जी होगा तो रेयर अर्थ एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसी तरह से रेयर अर्थ एलिमेंट पे भी ये क्वेश्चन है, तो ये आपको आ सकता है। आगे हम लोग देखेंगे 10 मार्क में एक्सप्लेन द सस्टेनेबल माइनिंग किसको कह सकते हैं हम लोग। उसी तरह से सस्टेनेबल माइनिंग और इलीगल माइनिंग, ये दो चीज, यानी सस्टेनेबल माइनिंग और इलीगल माइनिंग को भी हम लोग इसमें देखेंगे, तो ये भी। उसी तरह से अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हाईली पोटेंशियल, यानी आप समझ लीजिए सुपर हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस किस टॉपिक से आपके आ सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। तो इसमें आप देखिए क्लाइमेट चेंज, ये 10 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है आपका, क्लाइमेट चेंज एंड इंडियन मॉनसून नंबर 1 में।
दूसरा में हम लोग देखेंगे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट इंडिया में जो आ रहा है, मरीन हीट वेव एंड क्लाइमेट चेंज, हिमालयन ग्लेशियर रिट्रीट, अल्नीनो, लानीना और आईओडी, इसको जरूर आप देखिएगा। इसमें से चूंकि अल्नीना, लानीना और आईओडी तीनों मिलकर हमारे मानसून, जो मैंने आपको मानसून बताया था, मानसून काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ओशन करंट एंड ग्लोबल क्लाइमेट, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट आपके हो सकते हैं, ओशन करंट एंड ग्लोबल क्लाइमेट। उसी तरह से लैंड क्लाइमेट हिमालय, और अर्बन फ्लड और मानसून के बारे में, ये काफी एक टॉप 10 टॉपिक सुपर प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब आगे देखते हैं हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आ सकता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में ये 5 टॉपिक, अर्बनाइजेशन विदाउट प्लानिंग, यानी अर्बनाइजेशन तो हम करते हैं विदाउट प्लानिंग करते हैं। दूसरा क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन, ये भी याद रखिएगा। उसी तरह से इंटरनेशनल माइग्रेशन और रीजनल इनइक्वालिटी इन इंडिया। उसी तरह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया, किस तरह से हमारा हो रहा है। उसी तरह से अर्बन फ्लड एंड रिजिलियंस प्लानिंग। तो व्हाट इज रिजिलियंस प्लानिंग, यानी जो फिर से आपको बिल्ड करने वाला जो प्लानिंग होता है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो सुपर है, वाटर सिक्योरिटी इन इंडिया देखिए, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को देखिएगा, ग्राउंड वाटर क्राइसिस, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें टॉप है क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ, ग्लेशियर और ये वाटर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वाटर, एनर्जी एंड फूड एंड एक्सेस, उसी तरह से नेट जीरो, एनर्जी सिक्योरिटी, ये सारे टोटल 10 के 10 आपके काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उसी तरह से आगे हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे स्मार्ट आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से हम इसको स्मार्ट आंसर राइटिंग करेंगे। तो पहला, जितनी भी चीजें, चाहे आप अर्बन फ्लड देख ले, कोई भी चीज देख ले, उसमें आपका डिफिनेशन होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए आपका, एकदम सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर की बहुत जरूरी है। अगर अर्बन फ्लड है तो अर्बन फ्लड क्या है, हीट बल्ब है तो हीट बल्ब क्या है, तो इसका कंसेप्चुअल क्लियरिटी। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं, यहाँ हम अपने सिविल सर्विस जकी में जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो हमारा नंबर है, आप हमसे कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, मैप और डायग्राम का जरूर यूज कीजिएगा। ज्योग्राफी में मैप और डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके ये आपको विजुअल इंपैक्ट काफी अच्छा देता है। इसमें मैप आप चार्ट यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे टॉपिक जो मैंने बताया, इसको क्या करना है आपको, लिंक टू द करंट अफेयर्स। जो मैंने आपको बताया कि जो करंट अफेयर्स हम लोग देते हैं, उससे आपको पूरा लिंक करना है करंट अफेयर्स से इसको, यानी कनेक्ट विथ एग्जांपल्स, रिसेंट इवेंट जो न्यूज है वो। उसी तरह से बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, बैलेंस, यानी ऐसा नहीं कि क्रिटिकली या कुछ कहा तो पूरा आलोचना ही कर दे सरकार का, और ऐसा भी नहीं कि तारीफ कर दे। आपका अप्रोच बैलेंस होना चाहिए, ठीक। और इसमें 2-3 चीज, यानी स्टैटिक और डायनेमिक, ये 50 बात है जो मैंने आपको बताया शुरू में जब मैं क्लास में जाता हूं कि स्टैटिक के लिए आपका एनसीईआरटी जो बेसिक मजबूत है, तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, उसको डायनेमिक से आपको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है, तो इसमें आपको ब्लेंड फैक्ट एंड एनालिसिस, अब उसको फैक्ट को एनालिसिस से जोड़ते हुए देना। अब आपको जो प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज के बाद आपको लगातार, अब आपके पास 10 दिन बचा है, कम से कम 1 हफ्ता तो जरूर आप प्रैक्टिस करिए। और खास करके ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है, यही क्वेश्चन मैं आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी देने वाला हूँ, इसी तरह का बना के उसके लिए, उसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसी तरह से साइंस टेक, जो काफी आपके काम आने वाले हैं। तो अब इसमें करना क्या है कि जब क्वेश्चन, मैंने अभी कई क्वेश्चन दिया कि इवेलुएट, एग्जामिन, एक्सप्लेन, क्रिटिकली, तो ये सारी चीजें, यानी कि इसमें आपको डिस्कस, एक्सप्लेन, एग्जामिन, इवेलुएट, क्रिटिकली एनालाइज, इन सबको समझना और इसके अंतर को समझना। तो क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें पहला, यहां पे देखिए डिस्कस। अब डिस्कस में आपको क्या करना है, यूपीएससी क्या आपसे एक्सेप्ट कर रहा है, वेरियस डायमेंशन ऑफ द इशू, जो जो डायमेंशन आपके इशू के उसको करना है। अब इसमें आपको कैसे लिखना है आंसर का स्ट्रक्चर, आंसर स्ट्रक्चर कैसे करना, तो पहला आप करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर जितने भी डायमेंशन है वो, और फिर कंक्लूजन। अब इसमें आपका लेवल ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस क्या करना है, जब आपसे सीधे डिस्कस करा है तो उसमें मीडियम होता है एनालिसिस का लेवल, यानी मीडियम, हल्का फल्का आप कर दें, ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर जब एक्सप्लेन आ जाता है
एक्सप्लेन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एक्सप्लेन में आपको हाउ व्हाई समथिंग हैपन, जैसे कि अगर लैंडस्लाइड हो रहा है उस पर एक्सप्लेनेशन आपको बोला, तो कैसे लैंडस्लाइड होता है, क्यों होता है, इस तरह का आपको क्वेश्चन, आप उसमें क्या आप करेंगे, पहले डिफिनेशन देंगे, उसके बाद प्रोसेस देंगे, उसके बाद काउज देंगे, उसके बाद एग्जांपल देंगे, और एग्जांपल देने के बाद कंक्लूड करेंगे। ये भी मीडियम एनालिसिस, इसमें ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है, मीडियम लेवल पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा, एग्जामिन जब लिखा होता है तो क्या करते हैं, एग्जामिन यानी इन्वेस्टिगेट द इश्यू इन डिटेल। कोई भी इश्यू आपको दे दिया, सपोज कीजिए पॉपुलेशन का इश्यू दे दिया या कोई भी पॉवर्टी का इश्यू दे दिया, तो उसको आपको क्या करना है, उसको एग्जामिन करना है, यानी उसमें इंट्रो देंगे, डिटेल एनालिसिस देंगे, एविडेंस देंगे और कंक्लूजन कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है या पॉपुलेशन में पॉवर्टी बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उसके सामने क्या क्या आपके फैक्ट है, वो सारी चीजें आपको दे दी है। इसमें आपको हाई लेवल आपका आ जाता है, यानी इसमें जो आप करेंगे वो हाई लेवल का एनालिसिस होगा। अब इवेलुएट यानी एसेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कोई चीज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए रिवर लिंकिंग, तो रिवर लिंकिंग से क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसके प्रोस एंड कॉन्सेस है, इसको आपको इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने के बाद आपको क्या करना, पहला इंट्रो दीजिए, फिर मेरिट दीजिए, फिर डिमेरिट दीजिए कि भाई लिंक करने से क्या होगा, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, और फाइनल जजमेंट आपको देना है। यानी इवेलुएट में आपसे वो इवेलुएशन पूछ रहा है, आपको जजमेंट देना है, इसको देख करके इसको देख करके क्या होना क्या चाहिए, ठीक। ये वेरी हाई एनालिटिक, ये भी आपको, इसमें आपको एनालिटिकल कैपेसिटी वेरी हाई होना चाहिए, और इसीलिए हम लोग जब मेंस का और मेंटरशिप करते हैं तो इसी में प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं बच्चों से। अब आगे देखते हैं हम लोग क्रिटिकली एनालाइज। अगर आपको लिखा रहता है कि कोई भी चीज में क्रिटिकली एनालाइज दिस टॉपिक, जैसे फिर मैं एग्जांपल दे दूं कि रिवर लिंकिंग को क्रिटिकली एनालाइज, अभी मैंने दिया है आपको अभी जस्ट इसी में, क्रिटिकली एनालाइज द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो कैसे आप इसको करेंगे, तो अब इसमें देखेंगे, तो इसमें आप डीप एनालिसिस करेंगे और क्रिटिकल व्यू पॉइंट, यानी डीप एनालिसिस रिवर के बारे में, बेड के बारे में, उसका डीप जाके अंदर जाके बहुत सारे फैक्ट को जाके एनालिसिस करना होगा, व्यू पॉइंट। इसमें आप कैसे लिखेंगे, इंट्रो देंगे, एनालिसिस करेंगे, क्रिटिकल व्यू पॉइंट यानी जो आलोचनात्मक व्यू पॉइंट होगा वो देंगे, उसके बाद वे फॉरवर्ड देंगे कि आगे का क्या रास्ता है, और कंक्लूजन कि अगर आगे ये नहीं है तो इसमें एनालिसिस आपको हाईएस्ट देना पड़ेगा। तो ये आपका रिटेन अक्सर इस तरह से रहता है और बच्चे इसमें अक्सर गलतियां कर देते हैं, तो इसको गलती को आपको सुधारना है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बेटर बिगिन, यानी आपका जो मेन एग्जाम है उसका युद्ध शुरू हो गया इसी महीने, तो ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं हम इसी में, तो देखिए कि सिंपल ट्रिक कैसे आपको इसमें करना है। अगर एक्सप्लेन आपसे पूछ रहा है, यहां पे एक्सप्लेन पूछ रहा है, तो अब आप देखिए व्हाट, व्हाई, हाउ, यानी किस तरह से हुआ। डिस्कस कर रहा है तो मतलब जितना भी डायमेंशन है, जैसे इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, इन्वायरमेंटल है, इथिकल डायमेंशन है, तो सारे डायमेंशन को इसमें को कोशिश कर रहा है। एग्जामिन यानी इन्वेस्टिगेट डीपली, यानी उसको आप देखिए कि क्लोजली कैसा है, फिर फैक्ट आप कीजिए, फिर एनालिसिस कीजिए और फिर फाइंड कीजिए। अब इवेलुएट, इवेलुएट में आपको जजमेंट देना है, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, फिर दोनों को ये करना और फाइनल आपको बताना है। क्रिटिकली एग्जाम, इसमें आपको सबसे ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत है, यानी एनालाइज होगा, आपका क्वेश्चन होगा, बैलेंस कंक्लूड करना है, यानी कि एनालिसिस कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर बैलेंस कर रहे हैं और फिर आपको लॉजिकली कंक्लूड करके बताते हैं कि नहीं, अगर मान लिया आपने कहा है कि भाई ठीक है ये नहीं होना चाहिए रिवर लिंकिंग, तो क्या होना चाहिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसमें सम कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय खास करके हम देखेंगे सिविल सर्विसेज के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काफी आपका क्रूशियल फेज होता है मेंस, और काफी इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं हम लोग इसमें देखते हैं। तो पहला है डिस्कस। अगर डिस्कस पूछता है तो आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली जो बहुत सारे बच्चे जिनका नहीं निकलता है उनका थोड़ा सा, तो देखिए इतना मेहनत से आपने पीटी निकाला और ये छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका मेन स्किप कर सकता है। तो इसीलिए राइटिंग ओनली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, जैसे कि मैंने बताया कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज वही लिख दिया और आपने तुरंत, यानी उसको मल्टीपल डायमेंशन नहीं दिया, जबकि
डिस्कस अब कर रहे हैं तो मैरिज डिमेरिज नहीं, कई डायमेंशन उसके, इन्वायरमेंटल डायमेंशन देखना, पॉलिटिकल, कई डायमेंशन उसको आप देख सकते हैं। दूसरा एक्सप्लेन, एक्सप्लेन में क्या होता है, आप क्या करते हैं, जंपिंग इनटू ओपिनियन विदाउट फर्स्ट क्लियरिफाइंग, आप कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर कर रहे हैं और सीधा जाके आप जजमेंट दे दिया था। तो पहले आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है इसमें, तो ये कॉमन मिस्टेक आप ना करें। आगे चलते हैं तो और कौन कौन सा मिस्टेक आप करते हैं, एग्जामिन। अब एग्जामिन में क्या होता है, लिसनिंग अ पॉइंट विदाउट एनालाइजिंग दैट सिग्निफिकेंस एंड सपोर्टिंग द एग्जाम्पल। जैसे कि कोई भी पॉइंट है, आप उसको बगैर एनालाइज किए और उसका जो सिग्निफिकेंस, जो सपोर्टिंग उसके एग्जाम्पल, जैसे कोई चीज आप दे रहे हैं तो उसका सही एग्जाम्पल होना चाहिए, वो आप नहीं देके और कुछ भी दे दीजिएगा तो वो नहीं चलेगा। अब हम लोग देखेंगे इवेलुएट। आप इवेलुएट में अक्सर बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि आप फैक्ट तो बहुत अच्छा दे देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन नेवर गिविंग क्लियर एविडेंस बेस्ड जजमेंट। फैक्ट दे दिया ये, लेकिन उसके एविडेंस बेस्ड जजमेंट होना चाहिए था, सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें होती है। उसी तरह से आगे क्रिटिकली एनालाइज, इसमें आप लोग क्या गलती करते हैं, क्रिटिकल, आप क्रिटिकल, चूंकि हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं आलोचनात्मक, तो समझते हैं कि आलोचना ही करना, नहीं, आलोचना नहीं करना है साहब, इसमें निगेटिव नहीं है। क्रिटिकल का यहां देखो तो निगेटिव आप कभी भी मत लो, क्रिटिकल है तो क्रिटिकली थिंकिंग तो निगेटिव करना नहीं करना है, निगेटिव। इसमें आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देखना है और बैलेंस कंक्लूजन करना है। जैसा मैंने बताया कि अगर मान लिया रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट तो नहीं, बहुत खराब है या बहुत अच्छा है, तो आप अगर कोई चीज को क्रिटिकली एग्जामिन करना है और कोई टॉपिक दे दिया तो उसके पूरा आलोचना में ही लोग ये करते थे, ये गलती करते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए, यूपीएससी आपसे नहीं चाहता है। तो ये सारी चीजें थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो आपने कुछ जरूर सीखा। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड आईएएस एग्जाम्स, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, यू राइट क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब जिन जिन को ये पूरा जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन लेना है, तो वो आप हमको व्हाट्सएप, ये नंबर जो आ रहा है इसे व्हाट्सएप मैसेज कर दें। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं हैं। जो भी बच्चे, हमको कुछ बच्चे ने कॉल करके कहा, तब मैंने ये 6 साल का, सोचिए 2020 से लेके और 2025 तक का मैंने टोटल एनालिसिस किया है, काफी मेहनत हमें लगा है। लेकिन आई होप कि इसको जरूर आप, जितने भी आपके दोस्त हैं जो मेंस दे रहे हैं, उसको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगला जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, वो आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे होगा। इसमें भी हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और इसमें भी हम क्वेश्चन देंगे और देखेंगे कि कौन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब है, इस सब के लिए आप जरूर हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक हमारे साथ जुड़ने के लिए जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें तो आप लिखते ही हैं। तो जो भी बच्चे, जैसा कि मैंने कई बार क्लास में भी बोला और यहाँ भी फिर से मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे ये नोट्स लेंगे, उनको ये पूरा नोट्स फ्री में प्रोवाइड है, हम कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक है कि आप अपना मोबाइल नंबर जो लिखेंगे, तो मोबाइल नंबर होगा ही, तो प्लीज अपना नाम जरूर बता देंगे कि मेरा नाम ये है और सर मैं ये लेना चाहता हूँ, तो आपको हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट यानी कल जो है हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे देंगे, यानी कि तो 8 को हमारा ये है ज्योग्राफी, 9th को हमारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट, 10th को आपका आ जाएगा साइंस टेक और 11th को आ जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये पूरा हमारा ये मौजूद होगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।